तो हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला हमने बोला था इसमें बेसिक टर्म में रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? डिफिनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन का। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? और दूसरा हमने बोला था इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने दो टाइप का रिएक्शन देखा था। पहला था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बताया था डिफिनेशन? वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी आए, यानी N2 से 3H2 बना 2NH3। अगर अमोनिया बनता है तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइंड होते हैं तो अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया जैसे ही बना वैसे ही डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में चला जाता है, चलने लगता है। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट एट ए टाइम रिएक्टेंट में डिकम्पोज होने लगता है। तो इसमें हम दो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अगर रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट में, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट में, दैट इज नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन यानी दोज रिएक्शन which occur forward direction as well as backward direction, that reaction is known as reversible reaction। यानी वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी जाए और एट ए टाइम डिकम्पोज होके बैकवर्ड में भी आने लग जाए। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट धीरे धीरे रिएक्टेंट में डिकम्पोज होने लग जाए, इसलिए इसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लास्ट टाइम पिछले क्लास में हमने टीच किया था सब बातें। दोज रिएक्शन विच गोज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज नोन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हेन प्रोडक्ट विल डिकम्पोज टू रिएक्टेंट दैट इज नोन एज बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमने फॉरवर्ड देखा और बैकवर्ड देखा था। दोज रिएक्शन विच अकर ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड आने का कोई चांस ही नहीं है। रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट ही बनेगा, प्रोडक्ट कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज बैकवर्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल नाम से भी क्लियर हो रहा है, इरिवर्स मतलब बैक नहीं आएगा कभी भी। दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का तो मान लो N2 है और 3H2 है, ये बना 2NH3। तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो हमने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखने के लिए बोले थे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ N2। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखने को दिया जाता है। लास्ट टाइम में बताया था ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, तो यहां मैं फॉरवर्ड है तो के एफ लिख दे रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस वन विल बी कांस्टेंट, के एफ मतलब फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है ये, और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसके इंडेक्स में 1 जाएगा। और एक और रिएक्टेंट है H2, तो H2 का कंसंट्रेशन और इसका कोएफिशिएंट है 3 तो इंडेक्स में 3 जाएगा। तो ये हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा गया है ये लिखा गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ N2 यानी रिएक्टेंट ही है, और ये लिखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इंडेक्स में 3 कहां से आ गया, इसके कोएफिशिएंट में है। तो जब जब कोएफिशिएंट में होगा तब तब कहां आएगा, इंडेक्स में आएगा, यानी वो कोएफिशिएंट इंडेक्स में आ गया है, कोएफिशिएंट इंडेक्स में आ चुका है। तो ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिखा। अब के एफ क्या है, तो ये इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट फॉर, किसके लिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी ये रेट कांस्टेंट के एफ से लिखा जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बता रहा है, इज के एफ, ये तो कांस्टेंट है, N2 ये क्या बता रहा है, इससे मीनिंग क्या निकल रहा है हमें, मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर रिएक्टेंट में मान लो ये कंटेनर है, यहाँ रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इसमें N2 है और H2 है, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइड्रोजन का भी हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अमाउंट बढ़ा दें, तो फॉरवर्ड का रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये निकलता है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं यहाँ पे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर इसको बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन यहां लिखेंगे मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन हम लिखेंगे मोल पर लीटर यानी मोलारिटी के टर्म में कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर में, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड सबको समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आया, रेट ऑफ फॉरवर्ड का मीनिंग क्या हुआ, केफ का मतलब समझ में आया, केफ मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। N2 क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे सिंबॉलिक में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये लिख लिए होगे। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहां पर एक कंटेनर में रिएक्टेंट है और एक कंटेनर में प्रोडक्ट है। तो लास्ट टाइम में हमने समझाया था सब कुछ। अब ये NH3 क्या होने लग गया, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर दिया। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये मान के चलना है कि ये हमारे लिए क्या है, रिएक्टेंट। अभी मैंने हाफ एरो लिखा था, अब ये हाफ एरो मैं इधर लिख रहा हूं। अब ये मान के चलेंगे कि ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। हम इसको रिएक्टेंट के नजर से देखेंगे।
अब यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया डिकम्पोज होने लग गया। ये अमोनिया अब इधर जाने लग गया है। अब इसके कोएफिशिएंट में 2 है तो इंडेक्स में क्या चला जाएगा 2। अब ये Kb है, Kb क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये हमने अमोनिया क्यों लिखा, क्योंकि अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और हम बातें किसके लिए कर रहे हैं, बैकवर्ड के लिए बातें कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। तो एक बार इसके लिए लिखेंगे अलग से और एक बार हम इसके लिए लिखेंगे अलग से, यानी एक बार फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे यानी फॉरवर्ड ये मिलकर ये बनेगा, इसके लिए लिखेंगे। एक बार बैकवर्ड होगा यानी ये इसके लिए डिकम्पोज होगा, हम उसके लिए लिखेंगे। तो एक बार फॉरवर्ड लिखेंगे एक बार बैकवर्ड लिखेंगे, ये लिख लिए होगे। अब हम बात करेंगे, अब देखो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ाया था कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था। लेकिन इधर से डिकम्पोज होने का स्पीड क्या होगा, कम होगा, होगा ना कम में। तो अब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लेते लेते प्रोडक्ट थोड़े बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो स्टार्टिंग में कौन ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा कम, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट ही हुआ है। तो ऐसा हम समझते हैं, मान लो कि इधर से इधर जाने का जो स्पीड है स्टार्टिंग में मान लो 10 है, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और इधर से इधर जाने का स्पीड अभी नहीं है, अभी बना ही है 0। लेकिन हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो माइंड में सेट कर लेना, स्पीड यानी रेट, स्पीड बोले तो रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही स्पीड ज्यादा रहेगा, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो। स्टार्टिंग में ये भर भर के है, अभी इस कंटेनर में कुछ भी नहीं है, मान लो थोड़ा सा अमोनिया है, थोड़ा सा अमोनिया बना है। तो स्टार्टिंग में ये भर भर के है, तो इधर से इधर जाने की स्पीड क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और इधर से इधर बनने की स्पीड क्या है, कम। तो मान लेते हैं इधर से इधर जाने की स्पीड 10 है और इधर अभी जाने की स्पीड 0 है। लेकिन समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, कम, और समय के साथ प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब ये कम होगा तो स्पीड भी इसका जाने का क्या होगा, कम होगा। ये मान के चलते हैं स्पीड हो गया 9, तो ये बढ़ गया, इसका बढ़ेगा, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब समय के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड क्या होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो। समय के साथ रिएक्टेंट घटता है और समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है। रिएक्टेंट घटने का मतलब रेट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब रेट बढ़ेगा। इतना ही चीजें दिमाग में रखना है। तो समय के साथ ये घटेगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। दोनों का स्पीड एक समय ऐसा आएगा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड यानी 5 मोल बन रहा है तो 5 मोल क्या हो जा रहा है, वापिस चला आ रहा है। यानी एक समय ऐसा आएगा
कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा समझो कि 5 मोल प्रोडक्ट बना तो 5 मोल रिएक्टेंट में चला, यानी 5 मोल डिकम्पोज हो गया। मान लो 10 मोल बना तो 10 मोल क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। यानी स्पीड एक समय ऐसा होगा कि दोनों का बराबर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ही अमोनिया बनेगा वैसे ही डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और स्पीड बराबर हो जाएगा। जैसे ही स्पीड बराबर हो जाएगा तो हम उस स्टेट को बोलते हैं कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्या आ चुका है? मान लो तुम ऐसे एक गेम खेल रहे हो और ये बॉल को तुम यहाँ गिराए, बॉल को तुम गिराए तो बॉल स्टार्टिंग में बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक समय ऐसा है कि बॉल यहाँ के रुक जाएगा, तो वो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा तब। तो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन का नाम है जहां रिएक्शन आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कुछ और नहीं है, इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन का नाम, एक पोजीशन का नाम है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to rate of backward reaction। एक समय ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन, जब ऐसा सिचुएशन उस रिएक्शन में आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है उस रिएक्शन के अंदर। यानी इक्विलिब्रियम एक स्टेट का नाम है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है। ना इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम के लिए अटेंड होता है, फिर बाद में अटेंड नहीं होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पूरा रिएक्शन में ही आ गया है। एक समय आता है जब वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है, उस कुछ टाइम के लिए आता है। तो उस टाइम को हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब ये कंडीशन आएगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया। क्या कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यही क्या है, यही कंडीशन है। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था अमोनिया वाला, अब मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड हमने क्या लिखा था, के एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिखा था, के एफ एन टू एच टू के पावर 3, इंडेक्स में 3 लिखा था। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या लिखा था, के बी, और इधर क्या लिखा था, एन एच 3 के पावर, इसके बदले ये लिखा था और ये इसके बदले लिखा था, इसको लिखो। तो इसीलिए हमने इसको पहले रेट से बताया था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसा कंडीशन आएगा तो हम बोल देंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड का हमने वैल्यू ये लिख के दिया था पहले, और रेट ऑफ बैकवर्ड का वैल्यू हमने ये लिख के दिया था। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ पर के एफ अपॉन के बी इक्वल टू, यहाँ पर हम एन एच 3 के पावर 2 और एन 2 और एच 2 के पावर 3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, के बी का मल्टीप्लाई इससे ये आ गया और इसका मल्टीप्लाई इससे करके देखो ये आ गया। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पर के एफ क्या है, एक कांस्टेंट है, और के बी क्या है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट हम लेके आएंगे जिसको हम के सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के सी। तो के सी इक्वल टू क्या हो गया, एन एच 3 के पावर 2 डिवाइड बाई एन 2 और एच 2
के पावर 3। तो अब आगे से हम बाकी चीजें को नेगलेक्ट मार देंगे, डायरेक्ट हम केसी लिखना सीखेंगे। तो केसी लिखना बहुत आसान है, प्रोडक्ट लिखना है, कोएफिशिएंट अगर है तो पावर में लेना है, अपॉन रिएक्टेंट लेना है, रिएक्टेंट में अगर कोएफिशिएंट है तो इंडेक्स में लेके जाना है। यानी केसी कुछ और नहीं है, केसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना है डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखना है। अगर रिएक्शन में कोएफिशिएंट में है तो इंडेक्स में लेके जाना है। तो ये इक्विलिब्रियम यानी रिएक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम आता है, एक टाइम ऐसा आता है जहां इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, वो पोजीशन है जहां वो इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए एक कंडीशन है, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिखा है, और केसी इक्वल टू इसके बदले हमने केसी लिखा है। तो लास्ट में लिखने के बाद तुम ये लिख लेना कि केसी इक्वल टू हमने क्या बोल दिया, केसी इक्वल टू हमने बोल दिया के एफ अपॉन के बी, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखता है कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इतना है और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इतना है, तो केसी बताओ। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को अगर डिवाइड मार देंगे तो डायरेक्ट केसी चला जाएगा। तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू के सी, इसको लिख लो। और ये लिखने आ जाएगा ना, ये सिंपल केसी कैसे लिखा जाएगा। हम हर बार अब के एफ और के बी नहीं लिखेंगे, वो तुम्हें समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब हर बार हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे। प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसको क्या करो, उसको कैसे लिख के दिखाओ। तो तुम रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड ये सब नहीं लिखोगे, सिंपली केसी डायरेक्ट लिखोगे। वो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। चलो, तो इस रिएक्शन के लिए राइट केसी फॉर द रिएक्शन। तुम्हें इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है, H2 प्लस I2 फॉर्म 2HI। अच्छा, एक बात और है, जब भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि इसमें इरिवर्सिबल के लिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें केवल फॉरवर्ड है, बैकवर्ड तो है ही नहीं, तो सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे वो रिवर्सिबल के लिए बात करेंगे। इरिवर्सिबल के लिए कभी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करते, इरिवर्सिबल में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको केसी लिखना है, पहला है। दूसरा एक और मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, H2 SO2 प्लस O2, ये बना 2SO2 2SO3। तीसरा है CaCO3, ये फॉर्म हुआ CaO और CO2 में। CaCO3 सॉलिड स्टेट में है और CaO भी सॉलिड स्टेट में है और CO2 गैसियस स्टेट में है। आपको लिखना है Kc का वैल्यू। तो पहले रिएक्शन के लिए हम Kc क्या लिखेंगे, Kc इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में है HI, तो हम कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे और HI का कोएफिशिएंट है 2, तो इंडेक्स में लेके चले जाएंगे 2,
और रिएक्टेंट साइड है H2 और है I2, तो यहां हम लिख देंगे I2। दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, 1 1 लिखना कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में है SO3, SO3 के पावर में लेके जाएंगे 2 और रिएक्टेंट साइड है SO2, पावर में लेके जाएंगे 2 और O2 इंडेक्स में लेके जाएंगे 1। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जब हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CaO और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दोनों के इंडेक्स में 1 है और CaCO3 का इंडेक्स में 1 है, ये हम लिखेंगे। लेकिन एक चीज विशेष इसमें ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन में ये लिख के दिया जाए CaCO3 सॉलिड है, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाता है, यानी उस समय कंसंट्रेशन इसका 1 माना जाता है, इसलिए इसको लिखना हमें कोई नीड नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो हमें कैंसिल नहीं किया हमने, सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाता है, ऐसा मान लिया गया है। ठीक है, तो जहां जहां सॉलिड आएगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, यूनिटी लिख देंगे। तो हमें आगे से ध्यान रखना इस चीज में कि हमें आगे से ध्यान रखना कि हमें रिएक्शन में जब जब तुम्हें सॉलिड दिया जाए तब तब तुम क्या करोगे, उसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड नहीं लिखोगे आगे से। यहां मैंने लिख के दिखाया है, ये लिखना गलत है। यहां हम कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, यूनिटी 1 होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आगे से इस चीज को ध्यान देना, सॉलिड को डिस्कशन में नहीं लिखना है, नहीं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कहीं भी डिस्कस्ड नहीं करना है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाता है। कोई डाउट है? अब इस तरह के लिखने को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इस तरह के लिखने को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ऊपर लिख लेना लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी अभी तक हमने जितना बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kf, कंसंट्रेशन के पावर इतना, प्रोडक्ट के पावर में इतना, उसके बाद इक्वल टू किया Kf अपॉन Kb किया, Kc लिखा, उस तरह के लिखने को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिजिकली स्टेट वो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, फिजिकल स्टेट मेंशन किया रहेगा, जहां सॉलिड होगा और वहां अवश्य करके वो मेंशन करेगा। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा। तो इस तरह का हम लिखने को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लोगे, कोई भी रिएक्शन का दिया जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लोगे ना। चलो एक दो और रिएक्शन का लिख लो, C सॉलिड प्लस O2 फॉर्म, इसको मत, एक मिनट, NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड फॉर्म NH4OH लिक्विड। ये हो जाएगा, कैसे लिख लोगे इसका, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH
डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, सबका कोएफिशिएंट 1 है। ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका टाइप पढ़ाएंगे, जिसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस, मतलब सब एक ही अगर स्टेट में रहेंगे तो होमोजीनियस बोलते हैं, अगर अलग अलग स्टेट में हैं तो हेट्रो बोलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम केपी, अब एक नया टर्म आएगा केपी, यानी हम बात करेंगे प्रेशर के टर्म में, और यहां अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में तो केसी बोला जाता है, यानी दिस वन विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखे थे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिख लेना। ये केसी क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी कुछ और नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केएफ अपॉन केबी है। और जब हम केपी लिखेंगे तो समझ जाना कि प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, और सी लिखने का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जा रहा है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और फिर हम इसमें इक्विलिब्रियम का टाइप भी बताएंगे कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम केपी और केसी के रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। कोई डाउट किसी को?